कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में स्वागत है। आज 23 अक्टूबर 2025 है और अगले कुछ मिनटों में हम पिछले 48 घंटों यानी 21 से 23 अक्टूबर तक की सबसे अहम और दिलचस्प कानूनी खबरों पर गहराई से बात करेंगे। नमस्कार। हमारे पास इंडिया टुडे, लॉ बीट, बार एंड बेंच, ईटी लीगल वर्ल्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव लॉ इंडिया और लॉ चक्रा जैसे जाने माने स्रोतों से जानकारी है। हमारा मकसद है इस सारी जानकारी में से अहम बातें निकालना और ये समझना कि इनका असर क्या होगा। बिल्कुल। तो तैयार हो जाइए। पिछले 2 दिनों में कानूनी दुनिया में काफी कुछ हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ अहम फैसलों से लेकर टेक्नोलॉजी, व्यक्तिगत अधिकारों और कॉर्पोरेट जगत से जुड़े मुद्दों तक बहुत कुछ है चर्चा करने के लिए। हाँ, और ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे ये अलग अलग मामले एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। तो कैसे कानून समाज के साथ चल रहा है या कभी कभी शायद थोड़ा पीछे रह जाता है। हर फैसले के पीछे कहानी है। चलिए सीधे सुप्रीम कोर्ट से ही शुरू करते हैं। एक मामला काफी चर्चा में रहा। एक एनआरआई को एयरपोर्ट पर बारहसिंघे के सींग रखने के शक में गिरफ्तार कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस गिरफ्तारी को न सिर्फ अवैध बताया बल्कि अधिकारियों को काफी सख्त निर्देश भी दिए हैं। हाँ, ये मामला महत्वपूर्ण है क्योंकि अदालत इसमें प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों और अधिकारियों की जवाबदेही पर बहुत जोर दे रही है, खासकर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए। मतलब सिर्फ शक के आधार पर सही प्रक्रिया के बिना किसी को हिरासत में लेना, वो भी एयरपोर्ट पर। हाँ, ये तो गंभीर बात है। बिल्कुल। कोर्ट का ये निर्देश कि अधिकारियों को इस बारे में संवेदनशील बनाया जाए एक जरूरी कदम है। लेकिन क्या सिर्फ संवेदनशील बनाना काफी होगा या फिर नियमों को और साफ करने की जरूरत है ताकि ऐसी अवैध गिरफ्तारियां फिर से न हो? ये बहुत अच्छा सवाल है। संवेदनशीलता तो पहली सीढ़ी है, लेकिन नियमों की स्पष्टता और उनके उल्लंघन पर जवाबदेही तय करना भी उतना ही जरूरी है। हो सकता है आगे हमें और स्पष्ट गाइडलाइंस देखने को मिले इस पर। सुप्रीम कोर्ट की एक और चिंता बहुत गंभीर है। देश भर में करीब 8.8 लाख एग्जीक्यूशन पिटिशंस लंबित है। ये वो याचिकाएं हैं जिनसे अदालती फैसलों को असल में लागू करवाया जाता है। 8,80,000। सोचिए, इतने फैसले सिर्फ कागज पर हैं। ये आंकड़ा तो वाकई होश उड़ाने वाला है और हमारी न्याय व्यवस्था की एक बहुत बड़ी कमजोरी दिखाता है। ये सिर्फ न्याय में देरी नहीं है, ये तो न्याय का लागू ना होना है, जो उससे भी ज्यादा गंभीर है। अगर कोर्ट के आदेश ही लागू नहीं होंगे तो पूरी प्रक्रिया का मतलब क्या रह जाएगा? सही कहा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट से कहा है कि इन मामलों को प्राथमिकता दें। ये पूरी व्यवस्था की विश्वसनीयता का सवाल है, आम आदमी के भरोसे का सवाल है। अब एक ऐसे फैसले पर आते हैं जो आदिवासी समुदायों से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ये साफ किया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर लागू नहीं होता। जी, ये फैसला जनजातीय समुदायों के जो अपने पारंपरिक कानून और प्रथाएं हैं उनकी मान्यता बनाए रखने के लिहाज से बहुत अहम है। उनके उत्तराधिकार के नियम अक्सर मुख्यधारा के कानूनों से अलग होते हैं, तो ये उनकी आप कह सकते हैं सांस्कृतिक और कानूनी स्वायत्ता का सम्मान है। व्यक्तिगत अधिकारों के मोर्चे पर भी सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है। कोर्ट ने कहा है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी यानी SRS करवाने के लिए अपने एम्प्लॉयर से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, बस एक शर्त है कि उनका काम सीधे तौर पर उनकी लिंग पहचान से जुड़ा ना हो। ये व्यक्तिगत स्वायत्ता और गरिमा के अधिकार की दिशा में एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। किसी के शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले निहायत निजी होते हैं। बिल्कुल। जब तक रोजगार की प्रकृति ही ऐसी ना हो कि वो लिंग पहचान पर आधारित हो, तब तक नियोक्ता की अनुमति की शर्त लगाना वो सही नहीं है। ये नालसा जजमेंट की जो भावना थी उसको आगे बढ़ाता है। इन फैसलों को अगर देखें, आदिवासी अधिकार, ट्रांसजेंडर अधिकार और गिरफ्तारी की प्रक्रिया, क्या इनमें कोई एक पैटर्न दिख रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोर्ट व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों की सीमाओं को फिर से समझने या परिभाषित करने की कोशिश कर रहा है। आपने बिल्कुल सही समझा। इन मामलों में एक तरह का तनाव दिखता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामुदायिक प्रथाएं और राज्य के कानून के बीच। अदालत लगातार इन जटिल सवालों से जूझ रही है कि कैसे अलग अलग अधिकारों और पहचानों को एक सामंजस्यपूर्ण कानूनी ढांचे में फिट किया जाए। अब टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल की एक चौंकाने वाली खबर। हरियाणा में एक बुजुर्ग दंपत्ति के साथ 1.5 करोड़ रुपए की ठगी हुई। अपराधियों ने फर्जी सुप्रीम कोर्ट आदेश दिखाकर उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर लिया। ये तो सुनकर ही अजीब लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया है। अपराधी अब न्यायपालिका जैसी संस्थाओं के नाम और सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत खतरनाक है। और तीसरा,
ये डिजिटल अरेस्ट की बात ये है क्या? मूल रूप से ये ऑनलाइन डरा धमकाकर किसी को मनोवैज्ञानिक रूप से कैद करने जैसा है, ताकि वो कहीं जा न सके, किसी से बात न कर सके और धोखाधड़ी हो जाए। सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान लेना दिखाता है कि वो इस नई चुनौती को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। केंद्र और राज्य से मिलकर कार्रवाई करने को कहा है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट बीमा कंपनियों से भी कुछ खास खुश नहीं लग रहा। अक्सर ये होता है कि कंपनियां छोटी मोटी तकनीकी बातों को लेकर अपील करती रहती हैं। हाँ, ये देखा गया है। इससे दावेदारों को परेशानी होती है, कोर्ट का भी समय बर्बाद होता है। कोर्ट ने ऐसी ही एक अपील पर जुर्माना लगाकर एक साफ संदेश दिया है। हाँ, ये एक प्रवृत्ति सी बन गई थी जिसे रोकना जरूरी था। इसे कहते हैं लिटिगेशन फॉर द सेक ऑफ लिटिगेशन, मतलब मुकदमेबाजी के लिए मुकदमेबाजी। बीमा कंपनियों के पास तो संसाधन होते हैं, पर पॉलिसी धारक तो अक्सर आम आदमी होता है ना। सही बात है। तो इस तरह की बेवजह की अपीलों से उन पर दबाव बनता है। कोर्ट का ये कड़ा रुख बिल्कुल सही है और उम्मीद है इससे बीमा कंपनियां थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी दिखाएंगी। न्याय मिलने में कभी कभी दशकों लग जाते हैं, ये बात फिर साबित हुई। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को 21 साल पुराने एक मामले में मुआवजा देने का आदेश दिया है। 21 साल? हाँ, 2002 की एक ट्रेन दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति की विधवा को अब जाकर 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। ये मामला देखिए दो धारी तलवार जैसा है। एक तरफ ये उम्मीद है कि देर से ही सही पर न्याय मिलता है। हाँ। दूसरी तरफ ये सवाल भी है कि न्याय मिलने में इतनी देर क्यों? 21 साल का इंतजार तो अपने आप में एक अन्याय है। ये मुआवजे के दावों और हमारी कानूनी प्रक्रिया की धीमी रफ्तार पर एक कड़वी टिप्पणी भी है। उत्तर प्रदेश के चर्चित धर्मांतरण विरोधी कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम व्यवस्था दी है। कोर्ट ने साफ किया है कि इस कानून के तहत एफआईआर सिर्फ पीड़ित व्यक्ति या उसके खून के रिश्तेदार ही दर्ज करा सकते हैं, कोई तीसरा या अजनबी नहीं। हाँ, ये बहुत जरूरी स्पष्टीकरण है। और इसी आधार पर शास्त्र यूनिवर्सिटी के वीसी के खिलाफ कुछ एफआईआर रद्द भी की गई हैं। देखिए, ऐसे संवेदनशील कानूनों में ये खतरा हमेशा रहता है कि उनका दुरुपयोग हो सकता है निजी दुश्मनी के लिए या किसी समुदाय को निशाना बनाने के लिए। बिल्कुल। तो ये तय करके कि केवल असली पीड़ित या उनके करीबी रिश्तेदार ही शिकायत कर सकते हैं, कोर्ट ने एक तरह का सेफ्टी वॉल्व लगाया है ताकि इसका गलत इस्तेमाल कम हो। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के बाद अब जरा हाई कोर्ट्स की तरफ चलते हैं। हाँ। दिल्ली हाई कोर्ट से एक खबर है जहां 2 बड़ी चॉकलेट कंपनियों कैडबरी और मार्स के बीच एक ट्रेडमार्क विवाद चल रहा था, वो सुलझ गया है। अच्छा, कौन सा? सेलिब्रेशंस ब्रांड नाम को लेकर। ओह हाँ, सेलिब्रेशंस। तो आखिरकार ये सुलझ गया। ये दिखाता है कि ब्रांड नाम और ट्रेडमार्क कितने कीमती होते हैं। खासकर फेस्टिव सीजन में तो सेलिब्रेशंस जैसे नाम की अहमियत और बढ़ जाती है। अक्सर ऐसे बड़े विवाद अदालत के बाहर ही सुलझते हैं। पर्यावरण संरक्षण के मोर्चे पर बॉम्बे हाईकोर्ट का एक अच्छा कदम सामने आया है। मुंबई के जिसे फेखड़े कहते हैं, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान को अतिक्रमण से बचाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.बी. भोसले की अध्यक्षता में एक पैनल बनाया गया है। ये बहुत ही सराहनीय कदम है और न्यायिक सक्रियता का एक अच्छा उदाहरण है। शहरों में हरे भरे इलाकों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। हाँ, ये तो है। ऐसे में अदालतों का दखल जरूरी हो जाता है। जस्टिस भोसले जैसे अनुभवी व्यक्ति की अध्यक्षता में ये पैनल यकीनन पार्क के संरक्षण के लिए ठोस सिफारिशें देगा और उम्मीद है उनके अमल पर नजर भी रखेगा। दक्षिण भारत चलें तो केरल हाईकोर्ट ने सबरीमाला मंदिर से सोना गायब होने के आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट को इसमें बड़ी साजिश का अंदेशा है। धार्मिक संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही हमेशा से एक क्या कहते हैं संवेदनशील मुद्दा रहा है। भक्तों का चढ़ावा, सोना, कीमती सामान, इनका प्रबंधन सही होना चाहिए। अगर गड़बड़ी के आरोप हैं तो एसआईटी जैसी स्वतंत्र जांच सही कदम है। सच सामने आना चाहिए। गोद लेने के कानून पर मद्रास हाईकोर्ट का एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला आया है। कोर्ट ने कहा है कि बच्चों को गोद लेने के मामलों में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 यानी किशोर न्याय अधिनियम मुस्लिम और ईसाई पर्सनल लॉ पर हावी रहेगा। ये वाकई एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। इसका सीधा मतलब है कि जब बच्चे को गोद लेने की बात आएगी तो कानून सबसे पहले बच्चे के सर्वोत्तम हितों को देखेगा, चाहे गोद लेने वाले माँ बाप किसी भी धर्म के हों। अच्छा, ये पर्सनल लॉ के ऊपर बच्चे के कल्याण को प्राथमिकता देता है और गोद लेने की प्रक्रिया को ज्यादा धर्मनिरपेक्ष और बच्चे केंद्रित बनाता है। इसका असर हजारों लोगों पर पड़ेगा जो गोद लेना चाहते हैं। लेकिन क्या इससे पर्सनल लॉ बोर्ड्स या धार्मिक संस्थाओं की तरफ से कोई प्रतिक्रिया या चुनौती देखने को मिल सकती है? आपको क्या लगता है? देखिए, संभावना तो है,
पर्सनल लॉ और यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा भारत में हमेशा से थोड़ा नाजुक रहा है। देखना होगा कि इस फैसले को ऊपरी अदालतों में चुनौती मिलती है या नहीं, और अगर मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। बाल विवाह के खिलाफ कानूनों की सख्ती दिखाता एक मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट से है। कोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी नाबालिग है तो उसे बाल गृह में ही रहना होगा। अगर वो अपने वयस्क पति के साथ रहती है तो पति पर पॉक्सो एक्ट लग सकता है। हाँ, ये फैसला दिखाता है कि कानून बाल विवाह को कितनी गंभीरता से लेता है। भले ही सामाजिक रूप से शादी हो गई हो, कानून की नजर में 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ यौन संबंध पॉक्सो के दायरे में आ सकता है, सहमति हो या ना हो, कुछ अपवादों को छोड़कर। ये नाबालिगों के संरक्षण को सबसे ऊपर रखता है। चलिए अब कुछ ऐसे मामलों पर आते हैं जो सीधे तौर पर कॉर्पोरेट जगत, टेक्नोलॉजी, बौद्धिक संपदा और हमारे व्यक्तिगत अधिकारों से जुड़े हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आजकल हर तरफ है और इसके साथ डीप फेक जैसी समस्याएं भी। हाँ बिल्कुल। केंद्र सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय METI अब IT नियमों में बदलाव का प्रस्ताव लाया है। इसके तहत AI से बनी सामग्री पर साफ साफ लेबल लगाना जरूरी होगा। ये पारदर्शिता के लिए एक जरूरी कदम तो है, लेकिन इसे लागू करना एक बड़ी चुनौती होगी। डीप फेक और AI वाली गलत सूचनाएं इतनी तेजी से फैलती हैं। हाँ, ये तो है कि उन पर लगाम लगाना मुश्किल है। लेबलिंग का नियम अच्छा है, पर सवाल यह है कि इसे लागू कैसे करेंगे। कौन तय करेगा कि कोई कंटेंट AI से बना है? अगर कोई लेबल नहीं लगाता तो क्या होगा? टेक्नोलॉजी खुद इतनी तेजी से बदल रही है कि नियम अक्सर पीछे रह जाते हैं। कानूनी पेशे के नियमन से जुड़ी भी एक खबर है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI ने भारतीय और विदेशी लॉ फर्मों के बीच अनधिकृत गठजोड़ पर एक नया नोटिस जारी किया है। साफ कहा है कि भारतीय फर्में खुद को विदेशी फर्मों की शाखा या हिस्से के तौर पर पेश नहीं कर सकती। भारत में विदेशी लॉ फर्मों की एंट्री और प्रैक्टिस का मुद्दा काफी समय से चल रहा है। BCI इस क्षेत्र को रेगुलेट करती है। यह नोटिस शायद यह पक्का करने की कोशिश है कि जो भी सहयोग हो वो नियमों के दायरे में हो और भारतीय वकीलों और फर्मों के हितों का भी ध्यान रखा जाए। एक और दिलचस्प ट्रेंड देखने को मिल रहा है सेलिब्रिटीज के पर्सनालिटी राइट्स का। पहले जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, हाँ, और अब हैदराबाद कोर्ट ने चिरंजीवी और दिल्ली हाई कोर्ट ने कुमार सानू के पर्सनालिटी राइट्स को प्रोटेक्ट किया है। लगता है बॉलीवुड में एक नया कानूनी मोर्चा खुल गया है। हाँ, ये क्षेत्र तेजी से उभर रहा है। पर्सनालिटी राइट्स का मतलब है किसी व्यक्ति की पहचान से जुड़े तत्व जैसे नाम, आवाज, तस्वीर, हाव भाव, सिग्नेचर, इनका व्यावसायिक इस्तेमाल बिना इजाजत के नहीं हो सकता। अच्छा। डिजिटल युग में जहां किसी की तस्वीर या आवाज का गलत इस्तेमाल करना बहुत आसान हो गया है, इन अधिकारों का महत्व और बढ़ गया है। और ये सिर्फ सेलिब्रिटीज तक ही नहीं रहेगा, आगे चलकर आम लोगों के डिजिटल अवतार और पहचान से जुड़े अधिकार भी अहम होंगे। संगीत की दुनिया में कॉपीराइट का झगड़ा तो चलता ही रहता है। मद्रास हाईकोर्ट ने मशहूर संगीतकार इलैया राजा को फिल्म ड्यूड बनाने वालों और सोनी म्यूजिक पर उनके गानों के कथित गलत इस्तेमाल के लिए मुकदमा करने की इजाजत दे दी है। इलैया राजा जी अपने कॉपीराइट को लेकर काफी सजग रहे हैं हमेशा से। ये मामला फिर दिखाता है कि संगीत उद्योग में लाइसेंसिंग और रॉयल्टी के मुद्दे कितने पेचीदा हो सकते हैं, खासकर जब पुराने गानों को नई फिल्मों या प्लेटफॉर्म्स पर इस्तेमाल किया जाता है। कलाकारों के लिए अपने काम पर अधिकार बनाए रखना एक लगातार चलने वाला संघर्ष है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय न्यायपालिका के लिए एक सम्मान की बात। दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस प्रतिभा M सिंह को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के न्यायाधीशों के सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये वाकई एक बड़ी उपलब्धि और गर्व की बात है। जस्टिस प्रतिभा सिंह बौद्धिक संपदा कानून की जानी मानी विशेषज्ञ हैं। उनका WIPO जैसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष बनना न केवल उनके लिए सम्मान की बात है, बल्कि ये वैश्विक बौद्धिक संपदा नियमों को आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका का भी संकेत है। ने उनके भारत प्रत्यर्पण को हरी झंडी दे दी है। अच्छा। और वहां उनकी गिरफ्तारी को भी जायज ठहराया है। ये भारत के लिए प्रत्यर्पण की कोशिशों में एक अहम कामयाबी है, खासकर आर्थिक अपराधियों को वापस लाने के मामले में। अक्सर दूसरे देशों की कानूनी प्रक्रियाएं लंबी और जटिल होती हैं। बेल्जियम कोर्ट का ये फैसला PNB घोटाले में न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और दूसरे भगोड़े अपराधियों पर भी दबाव बनाएगा। आखिर में 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों पर आते हैं। यहाँ दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ दिल्ली की एक अदालत ने एक मामले में पुलिस की जांच और चार्जशीट को पूरी तरह से गड़बड़ बताते हुए कड़ी फटकार लगाई है।
दूसरी तरफ यूएपीए के तहत आरोपी उमर खालिद ने कोर्ट में दलील दी है कि उनके खिलाफ कोई ठोस भौतिक सबूत नहीं है, सिर्फ गवाहों का बयान है जिन पर देर से भरोसा किया गया। ये दोनों बातें गंभीर मामलों की जांच प्रक्रिया और हमारी न्याय प्रणाली की चुनौतियों पर रोशनी डालती हैं। एक तरफ अदालत का जांच की गुणवत्ता पर सवाल उठाना ये दिखाता है कि निष्पक्ष कायल के लिए सही और पुख्ता जांच कितनी जरूरी है। हाँ बिल्कुल। दूसरी तरफ यूएपीए जैसे कड़े कानूनों के तहत अभियुक्तों के सामने सबूतों का बोझ और जमानत मिलने में जो कठिनाइयां आती हैं, वो भी एक पहलू है। ये दिखाता है कि सुरक्षा कानूनों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन साधना कितना नाजुक काम है, खासकर ट्रायल के दौरान। तो ये थी पिछले 48 घंटों की कुछ सबसे अहम कानूनी सुर्खियां। हमने देखा कि कैसे अदालतें और कानून निर्माता टेक्नोलॉजी के नए आयामों, व्यक्तिगत बनाम सामुदायिक अधिकारों के टकराव, न्याय प्रक्रिया की सुस्त रफ्तार और अंतर्राष्ट्रीय संधियों जैसे मुद्दों से जूझ रहे हैं। इन सभी मामलों को अगर एक साथ देखें तो एक सवाल मन में उठता है, क्या हमारी कानूनी प्रणाली भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार है? जिस तेजी से समाज, तकनीक और अपराध के तरीके बदल रहे हैं, क्या कानून और न्याय देने की प्रक्रिया उतनी ही तेजी से खुद को बदल पा रही है, या हम सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहे हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है कि भविष्य में न्याय को और सुलभ, तेज और प्रभावी बनाने के लिए किन संरचनात्मक बदलावों की जरूरत होगी। कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज की तरफ से आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये विश्लेषण आपके लिए जानकारीपूर्ण रहा होगा। धन्यवाद।